बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। इलेक्शन से एक दिन कबल 100 इंडेक्स की पोजीशन बेहतर रही। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में हमने तेजी देखी। 64,000 का लेवल क्रॉस करके 100 इंडेक्स ट्रेड होता हुआ देखा गया ट्रेडिंग के दौरान, और क्लोजिंग भी पॉजिटिव जोन में हुई। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 64,100 के लेवल पे हुई। 344 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। मजमूई तौर पर 32 मिलियन से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ। 356 कंपनियों के शेयर्स में हमने खरीदारी देखी। 203 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 125 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी। इंट्रा डे में हाई पोजीशन 100 इंडेक्स की 64,196 थी और लो लेवल 63,927 था। पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, मालियाती नताइज मुस्बत अंदाज में आ रहे हैं जिसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कल भी तेजी का रुझान था, आज भी तेजी का रुझान है। और जिस तरीके से गैस प्राइसेस इंक्रीज की गई हैं ओगरा की जानिब से, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर पर आ रहा है। जाहिर सी बात है जब गैस प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो हमारे गर्दिशी कर्जे कम होंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए गैस टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है और इसको पॉजिटिव लिया है स्टॉक ब्रोकर्स ने। ऑब्वियसली OGDCL SSGC के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इसी तरीके से PIA के प्राइवेटाइजेशन की खबर ने भी स्टॉक मार्केट को काफ़ी तकवीत दी और PIA के शेयर्स में हमने आज तेज़ी देखी। तो आने वाले दिनों में हम ये तेज़ी देखेंगे। लेकिन कल इलेक्शन है और इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट आता है, नौ मुंतखब हुकूमत के बाद क्या साउंड रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट तेज़ है। फिर कंपनियों के मुस्बत मालियाती नताइज हैं, PI की प्राइवेटाइजेशन है, फिर गैस टैरिफ में इंक्रीज जो किया जा रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि सर्कुलर डेट को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट तेज़ हुई है। और इलेक्शन से एक दिन कबल यानी आज आखिरी ट्रेडिंग का रोज़ है, उसके बाद इलेक्शन के बाद मार्केट खुलेगी। तो आज हमने सेंटिमेंट्स पॉजिटिव देखे। फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स का एतमाद काफ़ी बहाल था। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन क्या रही। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे की कमी से 279.34 पैसे पे बंद हुआ। 279.42 पैसे पर कल बंद हुआ था। 8 पैसे की इसमें कमी देखी जा रही है। रिजर्व्स आइंदा वाले दिन में अगर बेहतर होंगे तो डॉलर मजीद नीचे जाएगा और रुपया मजीद मजबूत होगा। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि मुल्क भर में फी तोला सोना 400 रुपये महंगा हो गया है। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने दादोशुमार जारी कर दिए हैं। 24 कैरेट फी तोला सोना 2,15,500 रुपये का हो गया है। इजाफे के बाद 10 ग्राम सोना 343 रुपये इजाफे से 1,84,756 रुपये का हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $5 इजाफे से फी ऑन $2,053 हो गई है। इसके अलावा नौ मुंतखब हुकूमत के लिए मौसी चैलेंजेस खड़े में हैं, यकीनन खड़े में हैं। IMF के प्लान में जाएंगे और इस दफ़ा जब हम IMF के प्लान में जाएंगे तो बड़े अरसे के लिए जाएंगे, तो उसके लिए फिर हमें तैयारी भी करनी होगी। और वो तैयारी क्या होगी कि हम IMF की हर बात पे हुक्म बजा लाएं, IMF जो कहे वो हम करें। और IMF की शराइत पहले से ज़्यादा सख्त होंगी। इस वजह से एक गैर यकीनी की सूरत हाल बरपा है कारोबारी हलकों में। और कारोबारी हलकों का यही कहना है कि वैसे ही 22% पे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, यानी महंगाई की शरह में इजाफा है, शरह सूद 22% पर है, क़ुव्वत ख़रीद मुसलसल कम हो रही है, कारोबार ना होने के बराबर है, लोग अपना सरमाया मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। तो नौ मुंतखब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो टैरिफ में कमी करे, बिजली की कीमतों में कमी करे, गैस की कीमतों में कमी करे, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों को कंट्रोल करे। तो ये तमाम चैलेंजेस होंगे हुकूमत के लिए। जो भी आएगी नई हुकूमत, जो भी अपनी काबीना बनाएगी, उसके सामने ये चैलेंजेस होंगे। अब वो किस तरीके से इनको मैनेज करती है, IMF के सामने वो क्या प्लान रखती है, क्या वो अपना कोई प्लान बना पाती है या नहीं बना पाती, क्या तवक्कुआत हैं बिजनेस कम्युनिटी को, सनतकारों को। ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि IMF कह रहा है कि इनके ऊपर मजीद टैक्सेस लगेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स नेट में नहीं है, उस पर मजीद टैक्सेस लगाने की बातें होंगी। रिटेलर होलसेलर पर टैक्स नहीं है, उन पर भी मजीद टैक्स लगेगा। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनको आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे तफसीली। और स्टॉक एक्सपर्ट्स को भी आज हम अपने प्रोग्राम में लेंगे कि वो आज स्टॉक की कारकर्दगी को किस जाविये से देख रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जो सेशंस मुनक़िद होंगे स्टॉक के आफ्टर इलेक्शन वो कैसे होंगे, क्या तवक्कुआत हैं, इन तमाम पॉइंट्स को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज हनीफ गौहर। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नौ मुंतखब हुकूमत आने वाली है, इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए और इस अपनी काबीना बनाएगी तो क्या उससे तवक्कुआत हैं, क्या तामीराती शोबे पे जो टैक्सेस का बोझ लादा गया है क्या वो कम हो जाएगा। हमने ये भी सुना है कि IMF की डिमांड है कि मजीद टैक्सेस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे और रियल एस्टेट सेक्टर पर लगने वाले हैं। तो कुछ रिलीफ की तवक्कुआत लगाई हुई आपने या आप भी मायूस हैं?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। जिस तरह आपने खुद निशानदेही कही है कि आईएमएफ के प्रेशर से जो है तो ये टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, जी तो आप देखेंगे जब तक हम आईएमएफ के चुंगल से नहीं निकलेंगे तो उस वक्त तक ये टैक्सेस की बुछाड़ होती रहेगी, क्योंकि आईएमएफ लार्जर स्केल में देख रहा है कि इसको हम मजीद कैसे पाकिस्तान से टैक्सेस की सूरत में निचोड़ा जा सकता है पाकिस्तान को। लेकिन बदकिस्मती से आपके इल्म के अंदर है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मरूजी हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो मजीद टैक्सेस का बोझ उठा सकें। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी छत को खरीद सकें, क्योंकि जो आपका इन्फ्लेशन का रेट है इस वक्त, चाहे वो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की रिपोर्ट देख लें आपके गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जी कि कितनी इन्फ्लेशन हुई है मुल्क के अंदर। आपका जो स्टील था तकरीबन 120 रुपए से 275 रुपए पे हो गया है, 100% रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है। तो इसका मतलब है जो महंगाई का जिन है वो तकरीबन 100% पहले ही इंक्रीज कर चुका है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब अगर आईएमएफ के प्रेशर पे मजीद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बोझ डाला गया या टैक्सेस लगाए गए, तो मैं ये समझता हूँ पहले ही इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है तो जवाल पजीर है, इससे मजीद जवाल पजीर हो जाएगी। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त मुल्क के अंदर है मजीद खराब होगी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। जी और जब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट लोग नहीं कर पाएंगे तो यकीनन वो अपने प्रोजेक्ट्स बंद करेंगे या और दूसरे मुल्कों में जाना शुरू करेंगे। जिस तरह से इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और मुल्क की हालात को देख के लोग इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा हनीफ साहब, मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, एक रियल एस्टेट सेक्टर और एक बिल्डर यानी आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब रियल एस्टेट सेक्टर पर एक टैक्स लगा है 7E टैक्स। तमाम जी बिल्डर्स को मालूम है कि ये 7E टैक्स जो है ये सबूताज कर रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को। तो आप जी आबाद एक बहुत बड़ा फोरम है वो उसको ख़त्म नहीं करा पाया। 7E टैक्स अभी भी लगा हुआ है, मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे रियल एस्टेट सेक्टर पर। तो पहले हम रियल एस्टेट सेक्टर को फोकस कर लेते हैं कि क्या उम्मीदें हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर पे कुछ हल्का हाथ रखा जाएगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, या दोनों सेक्टर्स पे टैक्सों का बोझ लादा जाएगा? देखें, आपकी बात ही में इसका जवाब है कि दोनों सेक्टर में टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। जहां तक 7E की आपने बात की कि 7E लगाने के बाद जब गवर्नमेंट से बात करते हैं जी तो गवर्नमेंट कहती है कि 7E लगने के बाद तो हमारे रेवेन्यूज में 40% का इजाफा हुआ है। वो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 7E से पीछे चले जाएं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में अंदर ये हुआ है कि पंजाब सूबे के अंदर कि 7E के खिलाफ जाकर हाई कोर्ट से स्टे लिया गया है जी और वहां के लोग अदा नहीं कर रहे। उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से आपने आबाद की, तो हम आबाद के फोरम से सिंध हाई कोर्ट में चले गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पंजाब में स्टे मिला हुआ है, रिलीफ मिला हुआ है, इस तरह सिंध के लोगों को भी रिलीफ मिले और ये जो टैक्सेस की भरमार है किस तरीके से ना हो सके। अगर ये मजीद टैक्सेस जिस तरह 7E लगाया गया है, इस तरह से मजीद टैक्सेस के जो प्लान किया हुआ है इस वक्त एफबीआर ने या गवर्नमेंट ने, तो यकीनन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये टैक्सेस के बोझ के तले आवाम दबती जाएगी और अपनी जो 120 1 करोड़ 20 लाख घरों की जो कमी है, शॉर्टेज है, जी जो लोगों की अशद जरूरत है इमीडिएट, वो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकेगी। हनीफ साहब, SIFC के पास आप लोग नहीं गए, आप लोग जाएं, उनको बताएं, उनकी तरजीहात में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर शामिल नहीं है। आपने अगर उनको ब्रीफिंग नहीं दी तो ये किस तरीके से आप लोग पे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि अगर SIFC के प्लान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं है, वैल्यू एडेड सेक्टर है, कई इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक हैं, जब तक आप बैठेंगे नहीं किस तरीके से मामला हल होंगे? देखिए, जो मेरी मालूमात है उस हिसाब से SIFC ने जो बाकी सेक्टर्स भी लिए थे बड़े अहम सेक्टर्स थे और SIFC में जितने भी सेक्टर्स हैं वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले सारे के सारे सेक्टर, जो 5 सेक्टर्स अभी तक लिए गए हैं। जी लेकिन जिस तरह आपने खुद फरमाया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर जो हमारा जो बिल्डर्स का जो सेक्टर होता है जी वो इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उससे रिलेटेड जो 72 एलाइड इंडस्ट्रियां हैं वो चलती हैं। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो उससे जो रिलेटेड 72 एलाइड इंडस्ट्रियां हैं जब वो चलेगी तो पाकिस्तान की तरक्की मैं समझता हूँ कि उसी सूरत होगी। पाकिस्तान का पहिया चलेगा, जो 72 इंडस्ट्रीज चलेगी वहां पे भी लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारा जो आफ्टर एग्रीकल्चर सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हमारी है जिसके अंदर हम लोग लोगों को अनस्किल्ड लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, तो यकीनन हमारी SIFC से बात चल रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी SIFC अपने अंडर लेंगी। और जो इस वक्त जो चीफ का विजन है कि मैंने मुल्क को आगे लेकर जाना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो हम समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ के विजन को लेकर हमें सबको पाकिस्तानियों को चलना चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान की तरक्की होगी। SIFC से बातचीत कब शुरू हुई?
और कहाँ तक पहुंच चुकी है? एसआईएफसी से इनिशियल बात स्टार्ट हुई है, इनिशियल मीटिंग्स अभी हुई हैं, लेकिन अभी कोई मुकम्मल बात नहीं हो सकी है। लेकिन उनको बात समझ आना शुरू हो गई है कि यकीनन इस शोबे को भी हमें अपने साथ लेके चलना पड़ेगा जब भी पाकिस्तान की तरक्की होगी। इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आएगी उससे क्या तवक्कुआत हैं? क्या आपको रिलीफ दे पाएगी या आईएमएफ के कहने पे आपको मजीद दबाएगी? मैं समझता हूँ कि मुझे कोई खास तवक्कात नजर नहीं आ रही हैं कि जिस तरह से ये इंटरिम गवर्नमेंट में सारी काम चल रहे थे, जी। जिस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, क्योंकि अगर हम एसआईएफसी की बात कर रहे हैं तो एसआईएफसी ये भी कंट्रोल सारी की सारी आपके पता है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके अंडर भी अम्ब्रेला सारी चीजें हो रही थी। जी। और ऐसे एसआईएफसी ने कंटिन्यू जब करना है तो आइंदा आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो उसे उसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा जिस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट में कंट्रोल किया जा रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए हैं? तकरीबन आपके परसेंटेज वाइज जाके देखें तो 80% जो है तो प्रोजेक्ट इस वक्त रुके में या बंद हो 80% चुके हैं या प्रोजेक्ट्स नहीं रुक होंगे। गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको 3.25 लाख रुपए स्टील अगर कोई लेता है और आपके मिनिमम भी 15,000 रुपए स्क्वायर फीट उसको सेल करना होता है, तो 15,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपार्टमेंट ले या घर ले और अपनी सकूनत उसमें इख्तियार कर सके। 80% प्रोजेक्ट्स रुक जाने का मतलब ये है कि कई हजार प्रोजेक्ट्स इस वक्त रुके हुए हैं। लोग परेशान हैं, जी हाँ, बिल्डर भी बिल्कुल ऐसा परेशान ही। है, ऑब्वियसली लोग उनसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका सरमाया फंस गया है। आपके इल्म के अंदर है कि बिल्डर्स बहुत सारे लोग ये मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और बिल्कुल। कंटिन्यू जा रहे हैं। दुबई को फोकस आपके किया हुआ इल्म है, के यूएई की अंदर है कि मार्केट को फोकस किया हुआ है। बिल्कुल। पिछले साल जो कॉमर्स मिनिस्टर ने खुद जो इशारिये बताए, उन्होंने ये कहा कि जब $3 बिलियन की हम लोग रीशेड्यूलिंग के लिए यूएई गवर्नमेंट के पास गए तो ये यूएई गवर्नमेंट ने खुद हमें बताया कि आप तो 3 बिलियन की रीशेड्यूलिंग के लिए आए हैं। 10 बिलियन की आपके पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इस वक्त दुबई में हमारे पास हुई हुई है, यूएई में। बिल्कुल। अगर इन चीजों को रोका नहीं गया तो ये सारे का सारा सरमाया भी और ब्रेन ड्रेन भी इस मुल्क से कंटिन्यू जाता रहेगा। गौहर साहब ये भी बताएं कि एक लफ्ज़ हमने सुना था, सिस्टम, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तमाम बिल्डर्स बहुत परेशान थे। अब आपने मुताद्दिद प्रोग्राम्स भी हुए, आपने फोर्सेस को भी बुलाया, उनके सामने भी आपने अपने मसाइल रखे। तो जो लफ्ज़ सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि आप इससे छुटकारा पालेंगे नौ मुंतखब हुकूमत में, या जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ था गुज़िश्ता महीनों उससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला? देखिए, आपके इल्म के अंदर होगा कि हमने, चाहे वो आबाद का फोरम हो या चाहे कोई फोरम भी हो, खास तौर पर मैंने एज अ हनीफ गौहर जो है तो कोई फोरम नहीं छोड़ा पाकिस्तान का। जी। चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का फोरम हो, चाहे वो पाकिस्तान रेंजर्स का फोरम हो, चाहे वो चेयरमैन नैप का फोरम हो, चाहे वो किसी भी इदारे का फोरम हो, मैंने हर जगह पर वो आवाज उठाई है सिस्टम के खिलाफ। और इस सिस्टम के नाम ने पूरी कराची के लोगों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि सिस्टम के लोगों ने जो गुंडागर्दी करके लोगों की जमीनों पर कब्जे किए, जिनकी फैक्ट्रियों पे कब्जे किए, जिनकी इमलाक पे कब्जे किए, यकीनन वो लोग जो है तो काबिल सजा हैं कि उनको फौरी गिरफ्तार करके सजाएं मिलनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट की रेट है वो यहाँ पर जो है तो इस्तेमाल होनी चाहिए, ताकि वो सिस्टम के जो लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, उनको इस मुल्क से भगाया जाए या गिरफ्तार किया जाए। जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था कई महीनों पहले, उससे कुछ फ़र्क पड़ा था कि सिस्टम कुछ कमज़ोर हुआ है, आप लोगों को कुछ रिलीफ मिला है? जी हाँ, कुछ दिन के लिए जरूर क्रैकडाउन होता है, लेकिन बदकिस्मती से जब वही सिस्टम के लोग जो चंद दिन के लिए अरेस्ट होते हैं, लेकिन जब वो दोबारा आते हैं मार्केट में तो वो उससे ज्यादा ताकत के साथ अपने आप को शो करते हैं कि देखें कि हमारा तो सिस्टम के लोग हैं, हम, हमारा तो कोई भी गवर्नमेंट का इदारा कुछ नहीं कर सका। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। हमारे इदारों को चाहिए, हमारी कोर्टों को चाहिए कि उन्हें करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि ये सिस्टम के लोग बाज आएं और लोगों की इमलाक से दूर रहें। यानी आइंदा हुकूमत में भी आप लव सिस्टम से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे? हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से हम आवाज उठा रहे हैं हर फोरम पे, हमारा काम है आवाज उठाना, क्योंकि हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, हम बदमाश नहीं, हम कारोबारी लोग हैं। तो हम यकीनन जो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो जो फोरम हैं, हमारा काम है उन फोरम्स के ऊपर अपनी आवाज को उठाना, और हम अपनी आवाज को उठाते जा रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से एसआईएफसी में मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के वसातत से, तो इंशाल्लाह ताला ये वहां तक बात पहुंचेगी और वहां से नीचे ऑर्डर आएगा कोर कमांडर के पास, डीजी रेंजर्स के पास, कि सिस्टम नाम के लफ्ज को खत्म किया जाए और जो सिस्टम के लोग हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। गौर साहब आखिर में ये बता दें,
कि जिस तरीके से आपने स्टील का तस्करा किया कि हम स्टील महंगी हो गई या हम स्टील इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो महंगी होती है, तो रॉ तो हमारा यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर हम रॉ को ही यूटिलाइज कर लें तो हम स्टील यहीं सारी लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करके स्टील को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई साइकिल बनाने की कोशिश नहीं की खुद साख्ता तौर पे? आप देखें कि अगर हम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं तो यकीनन इंपोर्ट जो है तो इस वक्त पहले आपके इल्म के अंदर है कि हमारे पास इंपोर्ट के लिए स्टेट बैंक में डॉलर्स नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर पहले एलसीज नहीं खुल रही हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हम ग्लोबल वर्ल्ड से जाके ज़रूर इंपोर्ट करके सस्ता स्टील ले सकते हैं। लेकिन जब हम एलसीज की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है, इस वजह से बाहर से स्टील नहीं आ सकता। और जहाँ तक स्टील की बात है तो यकीनन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी अपनी मोनोपलाइजेशन है, उनकी अपनी मोनोपली है, तो अपनी मोनोपली करके उन्होंने स्टील का एक रेट जो है तो मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन जो लेकिन मजबूरी में लोग हमारे मुल्क में स्टील का जो रॉ है वो मौजूद है, यहीं से हमारा रॉ एक्सपोर्ट होता है। तो अगर हम अपने रॉ को ही यूटिलाइज कर लें तो हम बेहतर तरीके से यहाँ पे कंजम्पशन कर सकते हैं। तो इस हवाले से कोई आपने साइकिल नहीं बनाया आबाद वालों ने स्टील के रॉ को यूटिलाइज करने के हवाले से? जो स्टील का रॉ है देखें वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर है। जी। तो मैं समझता हूँ कि अब जो एसआईएफसी की जो मैं इत्तेफाक से कल प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, मैं कल इस्लामाबाद से, जी। और मैंने वो प्रेजेंटेशन दी है। जो एसआईएफसी की जो इस वक्त एक बहुत बड़ी सोच है, जिस तरह पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान स्टील मिल लगी थी जी। और उसने काफी काम अदा किया किया था, लेकिन अब पाकिस्तान स्टील काफी अरसे से कोई काम ना कर सकी है और काफी अरसे से एक सियासी बुरहान का शिकार है और बंद है। जी। तो अब जो मेरी जो बात हुई है, एसआईएफसी की बड़ी अच्छी सोच है कि जहाँ से ये स्टील का जो रॉ मटेरियल है, जहाँ से निकल रहा है, वहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने की। अगर वहाँ पर इंडस्ट्री लग गई, तो मैं ये समझता हूँ कि स्टील में काफ़ी मिकदार में हम कमी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला मुल्क की ज़रूरत भी पूरी होगी। आपने कल एसआईएफसी की टीम से मुलाकात की और प्रेजेंटेशन दी, तो आपके साथ कौन कौन सा वक्त था? क्या आबाद का वक्त भी आपके साथ था? नहीं, मेरी ज़ाती कैपेसिटी की, मेरी ज़ाती हैसियत की से मैंने मीटिंग की थी, क्योंकि मैं माइन एंड मिनरल में भी काम कर रहा हूँ, तो हमारी माइन एंड मिनरल के हवाले से तो वो मीटिंग थी, उस सिलसिले में फिर ये हमारी तमाम बातें हुई उनसे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हनीफ साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामज़न है। मजीद टैक्सेस लगेंगे IMF के प्रेशर पर। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बचाना है तो इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी होगी। SIFC की तरजीहात में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी लाना होगा ताकि वैल्यू एडेड सेक्टर हमें मजीद तक़व्वत फराहम करे, क्योंकि मुआशी जो मसाइल जितने सामने खड़े हुए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा उसको ख़त्म करने में। बहरहाल बिल्डर्स बहुत परेशान हो, अपना सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। इस हवाले से आइंदा हुकूमत को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइंदा हुकूमत जो भी आए, क्या उससे स्टॉक एक्सपर्ट्स को तवक्कुआत हैं? स्टॉक मार्केट कहाँ पर सर्वाइव करेगी? स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन होगी? क्या सेंटिमेंट्स की तवक्कुआत हैं? इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे सेगमेंट में। और इसी हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप स्टूडियो में आए। ये बताएँ सलमान साहब कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, कल इलेक्शन का दिन है, उसके बाद जो भी हुकूमत आती है उसके सामने बड़े मौसी चैलेंजेस हैं। उन मौसी चैलेंजेस से निकलने के लिए IMF का प्लान दरकार है, और इस दफ़ा जब हम IMF के प्लान में जाएंगे तो बड़े लंबे अरसे के लिए जाएंगे। तो IMF की जो शराइत है वो भी बड़ी सख्त होगी, और ऐसी सख्त शराइत जो हमने पहले देखी थी, वो तारीख में पहली दफ़ा देखी थी। पाकिस्तान में से पहले इतनी सख्त शराइत हमने IMF की नहीं देखी। अब जब हम दोबारा जाएंगे तो इतनी सख्त शराइत होंगी, तो क्या हुकूमत फुलफिल कर पाएगी उन शराइत को? एक तो ये सवाल है। दूसरा, अगर वो उन शराइत को पूरा करती है तो क्या आपकी तवक्कुआत पे फिर हुकूमत पूरा उतर पाएगी? ये दो सवालात के ज़रा जामे जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आने वाली हुकूमत को माशी चैलेंजेस का सामना है। तकरीबन 75 अरब डॉलर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हुकूमत को पे करना है, जो कर्ज़े की मद में पे करना है, और इसके अलावा दीगर चैलेंजेस का सामना यकीनन होगा। मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद आज हमारी मईशत को एक बड़े मुस्तहकम जगह पर खड़ा कर दिया है। और IMF के प्रोग्राम में मौजूद होते हुए हमने IMF की बहुत सारी कंडीशंस ऑलरेडी पूरी की हैं, और उस स्टेज पर ले आए हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत अगर थोड़ा सा सही तरीके से काम करे और IMF की कंडीशंस को समझते हुए और फॉलो करे पिछली हुकूमत को, जो केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूदा इस वक्त चल रही है, और जो प्रोग्राम्स वो बना कर गई है, और जो
जो आगे इम्प्लीमेंट होना है, जो उस वक्त नहीं हो सके टाइम की कमी की वजह से, तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम ऐसी मौजूदा आने वाली हुकूमत को हो सकेगी। और मुझे यकीन है कि एक बहुत अच्छा प्लान जो है वो IMF से मिल जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों की तवक्कात पर हुकूमत पूरा उतरेगी? नहीं, बड़ी उम्मीद है, इसलिए कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और अगर अच्छी मेजॉरिटी में पहले तो ये देखना है कि मेजॉरिटी कल का इलेक्शन अल्लाह ताला साथ खरीद के गुजारे, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक अच्छी मजबूत हुकूमत आती है, अच्छी मेजॉरिटी के साथ आती है, तो पहले नंबर पर जो चीज़ होगी, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है फ़ौरन पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करेगा। और क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने का मकसद ये होता है कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत जो पाकिस्तान के डोनर्स कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की माली इमदाद में इजाफा करते हैं, साथ देते हैं। IMF का स्टांस थोड़ा ईज़ हो जाता है, पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। ये वो तमाम फ़ायदे हैं जो जिसके होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आने वाली नई हुकूमत पैकेज लेने में कामयाब हो जाती है, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मुश्किलात हमने काफ़ी हद तक देख ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे दिन की तरफ हम पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। तो IMF का पैकेज मिलने के साथ ही अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से आप बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी तेज़ी का इम्कान यकीनन हो सकता है, क्योंकि 67,000 का लेवल क्रॉस देख रहे हैं आप। इंशाल्लाह। देखें, पिछली हुकूमत एक सर्कुलर डेट से रिलेटेड एक प्रोग्राम जो है वो IMF को देकर गई है अप्रूवल के लिए, जिसमें डिविडेंड पेइंग स्कीम शामिल है, और इंशाल्लाह इसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 3 चीज़ें देकर गई पिछली हुकूमत, जो शायद आज ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म हो चुकी है, वो देकर गई है IMF को। और उसमें पहला PIA का था, वो एक्सेप्ट हो गया, PIA की निजकारी IMF ने अप्रूव कर दी है। दूसरी चीज़, एनर्जी टैरिफ में रैशनलाइजेशन थी फॉर दी एक्सपोर्ट सेक्टर, के उनको एक मुनासिब रेट बिजली का दिया जाए ताकि वो सर्वाइव कर सके, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। उस पर अभी कुछ सवालात IMF कर रहा है। तीसरी चीज़ जो थी सर्कुलर डेट से रिलेटेड थी, जो डिविडेंड पेइंग स्कीम थी। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो OGDC और PPL एक बहुत बड़ा डिविडेंड, जो शायद पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा एक डिविडेंड होगा, वो पे करेंगे। इस तरह से इन आइटम्स के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, और इन शेयर्स का इन आइटम्स का वेटेज स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो यानी मैं नहीं आपको समझता- तवक्कुआत हैं कि जो हुकूमत आएगी नई, वो बेहतर स्टेप्स उठाएगी और मौशी अशारी हमारी दुरुस्त रवा दवा होगी। हमजा, मैं नहीं समझता आने वाली हुकूमत इस चीज़ से अवेयरनेस ना हो, और जो चैलेंजेस वो देखती आ रही है, तजर्बेकार हैं, जो भी होगा, और उन्हें पता है, और यकीनन इसी कंडीशंस पर भी उन्हें लाया जा रहा मगर होगा। देखें सलमान साहब, अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अवेयरनेस है हुकूमत को, हम IMF के बड़े प्लान में भी जा रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो तो मजीद बढ़ेंगे ऑब्वियसली। जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, इसका फ़ायदा स्टॉक को होगा कि इलेक्ट्रिक के शेयर्स बढ़ जाएंगे। गैस की कीमतों में इजाफा होगा, इसका फ़ायदा स्टॉक को होगा, SHGC के रेट बढ़ जाएंगे। अगर सर्कुलर डेट के हवाले से टैरिफ में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है OGDCL PPL के शेयर्स बढ़ जाएंगे। ये बात तो स्टॉक की हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाएं, एक आम डोमेस्टिक लेवल पर आ जाए, कंज्यूमर लेवल पर आ जाए, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, तो चैलेंजेस तो हमारे मजीद बढ़ेंगे ना ऑब्वियसली। देखें, इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, उसकी फोरकास्ट इंशाल्लाह ताला नीचे आने की नेक्स्ट ईयर। यही वजह है कि कल जो ट्रेजरी बिल का ऑक्शन हुआ था, उसमें भी ट्रेजरी बिल पे यील्ड कम हुई थी और मुसलसल कम होती आ रही है। पॉलिसी रेट 22% है, जबकि ट्रेजरी बिल 20-20.5% पर आ गया है। तो इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल में जो बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन में कमी होगी और इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जो एक अलहदा पॉजिटिव फैक्टर जो है वो हमारी मईशत के लिए बन जाएगा बहुत बड़ा, और स्टॉक मार्केट के लिए भी, एज वेल एज़ फॉर इकनॉमी आल्सो। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकनॉमी। अगर स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, इसका मतलब है मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगी। आने वाली हुकूमत यकीनन अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए बेहतर इकदाम करेगी, बेहतर इकदाम करने के लिए एक पॉलिसी दरकार है। बहरहाल हम पॉलिसी IMF की चलेगी, देखना यह है कि हुकूमत आइंदा हमारे दौर में क्या करती है, एक बड़ा सवाल या निशान है। इसी गुफ्तगू को हम आगे रखेंगे, या वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जफर मुती, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, शहरियार भट्ट स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट, और सलमान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा जफर मुती आपके पास, ये बताएं कि इलेक्शन के बाद क्या लगता है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरी आएगी? क्या उम्मीदें हैं आपको नई हुकूमत से? क्या सेंटिमेंट्स होंगे एमडेट इंडेक्स को, कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बेहतरी आएगी इकोनॉमी पर। इनको सबको नई हुकूमत जो भी बनकर आएगी, बहुत ही हंग पार्लियामेंट होगी, लेकिन उन सबको इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब टफ टाइम तो अब शुरू होगा। अभी आप देखें, फ्यूल के प्राइसेस दोबारा बढ़ गए हैं, ये महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये कर्जा जो है जीडीपी की 80% हो गया है। जी दूसरे बड़े कंट्रीज में तो जापान और अमेरिका में जीडीपी के ऊपर चला गया, लेकिन वो पावरफुल इकोनॉमीज हैं। यहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल नीचे हो गई है, गिर गई है, तबाह हो गई है। तो इनका सबका कंसंट्रेशन इकोनॉमी पर होगा। और अब इस दफा पाकिस्तान में कोई मिस एडवेंचर का जगह ही नहीं है, यानी कहते हैं ना, स्पेस नहीं है। अगर ये मिस एडवेंचर कोई की कि इससे बात करेंगे नहीं, इससे बात नहीं करेंगे, चाइना से बात नहीं है, चाइना से भी हमें कर्जों की वापसी के लिए और दरखास्तें देनी पड़ेंगी, आईएमएफ से भी रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी, रोल ओवर करवाने पड़ेंगे, जी तो वो सब में हम कोई नया एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जफर साहब, आईएमएफ के पास हम बड़े लंबे अरसे के लिए अब जाएंगे। आईएमएफ हमारे सामने बड़ी सख्त शराइत रखेगा, मजीद टैक्सेस एड ऑन करने की बात करेगा। जब मजीद टैक्सेस एड ऑन होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि टैक्स नेट में नहीं है उसको लेकर आने की बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे और किस तरीके से सर्वाइवल होगा? यही तो मसले नजर आ रहे हैं ना, और ये मसलों को अगर इन्होंने संभाला नहीं तो हुकूमत डोले डोले तो ऑलरेडी पहले दिन से ही होगी, लेकिन उसकी स्पीड डोले डोले की और ज्यादा तेज हो जाएगी अगर इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि आईएमएफ टफ कंडीशंस के साथ आपके हर एस्पेक्ट में वो उसका अब इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आपके हर स्टेप लेने के बाद उनकी तरफ से अप्रूवल या डिसअप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। अभी कई जगह पर देखे ना, प्राइवेटाइजेशन भी आईएमएफ ने कहा नई हुकूमत को करने दो। जी तब कई डिसीजन जो हैं वो नई हुकूमत को इमीडिएटली, यानी पहले हफ्ते में ही उनको ऑन बोर्ड करके काम शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अब जगह ही नहीं है कोई हैंकी पैंकी करने की, कोई जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की। और ये जो वादे कर रहे हैं तमाम पार्टीज, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अभी 4 दिन बाद एक कॉमेडी शो लगेगा। यानी पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा। शरियार भट्ट, मैं अब आपकी तरफ आऊंगा। आज हमने देखा मार्केट तेज रही, कल भी मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड होती हुई देखी गई, तो प्रेशर था एक इलेक्शन का प्रेशर जिसको एब्जॉर्ब कर रही थी मार्केट, लेकिन तेजी क्यों आज हुई, वजह क्या थी? देखिए, गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल जारी है और पिछले 4 सेशन में 800 से ज़ायद पॉइंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ है। उसकी बड़ी वजह ये है कि तो आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान की जो डीलिंग चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है और आईएमएफ ने जो डिविडेंड बैक इन स्कीम है, उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को रजामंद करने की कोशिश करी है। साथ ही जो प्राइवेटाइजेशन का अमल जो मुल्क में जारी है, उस हवाले से पीआईई के हवाले से काफ़ी मुस्बत खबरें आई हैं। तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो अच्छे शेयर्स हैं, जो वैल्यूड स्टॉक्स हैं, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, लाइक ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका असर हम देख रहे हैं कि मार्केट में तेजी आ रही है। फिर इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, कल काफ़ी मेजर स्टेप है जो पाकिस्तान उठाने जा रहा है। उस हवाले से एसएनपी की काफ़ी मुस्बत रिपोर्ट आई जिसमें उनका कहना है कि इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्बत सेंस में आगे बढ़ेगा और जो एफडीआई रुकी हुई है, आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि सऊदी से कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आनी है, प्राइवेटाइजेशन होनी है, ये सारा अमल जो रुका हुआ है ये एक बार फिर तेज हो जाएगा इलेक्शन के बाद और कभी इम्कान है पाकिस्तान की रेटिंग जो CCC+ पर है वो भी तक भी आ सकती है। तो ये खबरें बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है। अमन अमान की ख़राब सूरत हाल भी एक बड़ा चैलेंज है। आज भी शहरियार हमने देखा है कि मिसहैप्स हुए हैं, तो आइंदा वाले दिनों में अगर सूरत हाल ऐसी रहती है, अल्लाह ना करे, तो क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट का? देखिए, हमने देखा था कि पिछले 2 से 4 माह हुए हैं कि पाकिस्तान में कुछ एक दहशतगर्दी की ताज़ा लहर आई है। ख़ास तौर पे हम अपने नॉर्थ साइड के ऊपर देखते हैं और फिर इसके अलावा अफ़गानिस्तान बॉर्डर से भी कुछ सिचुएशन इस तरह से चल रही है। लेकिन वी आर वेरी कैपेबल, हमारी जो फोर्सेज़ हैं वो काफ़ी बहादुरी से लड़ रही हैं सारी चीज़ों को देखते हुए। फिर इलेक्शन में इस तरह के वाक़यात हो जाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि एक मामूल का सा अमल होता है।
ये उम्मीद की जानी चाहिए और वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इलेक्शन पीसफुली अंदाज में आगे बढ़े। आप देखेंगे जब ये पीसफुली ट्रांजैक्शन होगी, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी बेहतर परफॉर्म करेंगी और पाकिस्तानी इकोनॉमी, जिस तरह जफर भाई ने कहा कि अब कोई हैंकी पैकी की गुंजाइश नहीं है, तो जो IMF का इतलाती एजेंडा है इसको आगे बढ़ाएंगे सारे पॉलिटिशियंस मिलके, तो हमें लग रहा है कि 2024 भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का साल होगा। 2024 में स्टॉक मार्केट का साल होगा। सलमान साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या वाकई 2024 में एमडेट इंडेक्स अपना हाई जो अपना एक रिकॉर्ड बनाया था 67,000 का, उसको ब्रेक कर देगा? बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी जाएगी, और या फिर वो तेज़ी हम देखेंगे कि बिल्कुल एक आर्टिफिशियल होगी और फिर एकदम से वो तेज़ी मंदी में बदल जाएगी और फिर एक रूटीन के तौर पर एमडेट इंडेक्स ट्रेड होता हुआ देखा जाएगा? देखें, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट बिहेव कर रही है, डॉलर बिहेव कर रहा है, और जिस तरीके से बातचीत एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें PIA का तो अप्रूवल आ गया और इंशाल्लाह डिविडेंड पेइंग स्कीम का भी मुझे उम्मीद है आज रात या कल तक उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद अली ने बड़ी मेहनत से, और वो इसके एक्सपर्ट भी हैं, ये सारी चीज़ें बनाकर और तमाम उसके लूप होल्स को क्लियर करके IMF की तरफ ये भेजा, और ये मुझे उम्मीद है अगर ये हल हो जाता है तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव होगी। सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये होगी कल जो इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह करे साथ खैरियत क्यों इंशाल्लाह। सेकेंडली, हुकूमत जो भी बने वो एक मजबूत हुकूमत नज़र आए, एक मेजॉरिटी के साथ सामने आए, जिसकी उम्मीद मुझे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ इस अमल से ही जो है पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर होगी, और क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने का इम्पैक्ट न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छा होता है। तो ये चीज़ें अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे ही हो, और इसकी होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह 2024 जो है वो 2023 से बहुत बेहतर साल साबित हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं 2024 बेहतर होगा स्टॉक मार्केट के लिए। जफर साहब, IPO के हवाले से तो 2023 बड़ा वर्ष था, 2024 में तो आप IPO को कहां देख रहे हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में नए IPOs रजिस्टर्ड होंगे, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसे ही मामला चलते रहेंगे और मार्केट बस ऊपर नीचे होती रहेगी? देखिए, अभी तो कल हमको देखना है IPP जो नया IPO पॉलिटिक्स में आया है वो कैसे परफॉर्म करता है। उसके बाद हम ये देख सकेंगे कि इस तरफ लोग आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो ब्रिज फाइनेंसिंग भी मुश्किल हो गई है हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। जी। और हर कंपनी जो है ग्रीन फील्ड तो अपने आप को स्टार्टअप्स नहीं दिखा सकते, तो उनके लिए भी मुश्किलात हैं। फिर IT की जो कंपनियां आई हैं वो भी सुपर स्पीड्स अप एंड डाउन हुई हैं, तो सब डिलीवर करने की बात है। रेगुलेटर्स को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि IPOs को लेकर आए। और IPOs में सबसे पहले हमने कई मरतबा कोशिश की कि मोबाइल फोन्स आ जाएं जिनका नफा भी है, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो, जी। लेकिन वो हठधर्मी से बैठे हुए हैं। कुछ ही कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो आना नहीं चाह रही, और जो खराब कंपनियां, मुश्किल में कंपनियां हैं, वो फौरी तौर पर जंप करेंगी। तो मुझे जो है वो सब डिपेंडेंट लगता है कि किस तरह हमारी इकोनॉमी टर्न अराउंड करती है, और वो सब डिपेंड करता है कि किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये हैंडल होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड हमें क्या सपोर्ट करती है, अरब वर्ल्ड, फिर हमें एक तरफ से चाइना, अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ IMF, उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ अपना वर्ल्ड बैंक, ये सब नई हुकूमत के साथ कैसे टर्म करते हैं। अच्छा जफर साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ आपसे। जब नई हुकूमत आएगी तो गैस की कीमतों में निगरान हुकूमत जो इजाफा करके जा रही है उसको कैरी ऑन किया जाएगा, और मजीद गैस की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लीवी को बढ़ाने की बातचीत हो रही है। तो जब ये टैरिफ में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के फिगर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। अच्छा, सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक तो महंगाई कुछ और है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जाएं तो कुछ और है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारे मुल्क में तो ये फार्मूला है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को अनचेंज भी रख लेते हैं, बढ़ा भी देते हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली तो आइंदा आने वाली इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो अनचेंज भी रह सकती है, बढ़ी भी सकती है। तो इसके क्या खदशात आप देख रहे हैं? भाई, अगर यील्ड देखो तो कम हो रही है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को IMF से दोबारा पूछना पड़ेगा कि हम लोग इंटरेस्ट रेट घटाएं कि नहीं। अब अमेजिंगली जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी निकली है तो 2 रिपोर्टें अलग अलग इंडिकेशन कर रही हैं। जी। मैंने इतना डाइवर्सिफाइड, इतने इंटरनेशनल रिपोर्टें नहीं देखी हैं। एक कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, और हम लोग भी कह रहे थे कि अगर सिंबॉलिकली 50 बेसिस पॉइंट से शुरू करे गवर्नमेंट घटाना, तो एक सिंबॉलिक एक वो बनता है, एक सिंबल बनता है, सिंबॉलिक बनता है कि भाई अब हम घटावट की तरफ हैं। लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा
इन्फ्लेशन कंट्रोल 2024 में हो। आप जो फिगर्स दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इस सब से तो लोगों को थरथरी आ गई है। जो बिल आता था 1200 1500 वो 7-7 हजार रुपया आ रहा है अपना इसका गैस का। जी। ये सब देखकर अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पिक्चर बाकी है। वो पिक्चर जब आएगी तो देखेंगे कि हालात और इन्फ्लेशन के बढ़ जाएंगे। पिक्चर अभी बाकी है शरियार बट, पिक्चर अभी बाकी है। आपकी नज़र में आप कह रहे हैं कि 2024 स्टॉक के लिए बेहतर होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो आप नहीं समझते कि लोग सेलेक्टेड स्टॉक्स में ही काम करते रहेंगे या थोड़ा खुल के काम करेंगे स्टॉक मार्केट में? देखिए, मुझे लग रहा है कि 2024 में काफ़ी डाइवर्सिफाई आएगा, खासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी नई प्रोडक्ट्स भी आने का इम्कान है, क्योंकि जब इकोनॉमी हमारी एक्सपैंड करेगी थोड़ी-सी और एक्सटेंड होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी आपने आईपीओज़ के हवाले से बात की, रेगुलेटर ने एक आईपीओ समिट भी किया पिछले दिनों कराची में, काफ़ी अच्छा उसमें फीडबैक्स आए हैं। तो आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट आईएमएफ के इस्लाहती एजेंडे को लेके आगे बढ़ती है और जो हुकूमत आती है, वो खासतौर पे अपना टैक्स नेट बढ़ाती है और हम अगर रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं और ताजिरों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आते हैं, बोझ सबके ऊपर इक्वली डालते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हम जाना शुरू होंगे। लेकिन एनर्जी प्राइसेस यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको नीचे लाना बेहद ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में मत भूलिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने जा रहा है और इन्फ्लेशन ऑलरेडी उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो चैलेंजेस भी इसके साथ-साथ हमें दरपेश होंगे, गर्मी आने जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत के लिए इंतहाई बड़े चैलेंजेस होंगे और इन चीज़ों को देखना होगा वो किस तरह से नमरादमा होते हैं और किस तरह की पॉलिसीज़ अपनी लेकर आते हैं। लेकिन हमें आईएमएफ का एक बड़ा तवील प्रोग्राम चाहिए और उसके ऊपर रह के ही हम अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं उसको दूर कर सकते हैं। मुश्किलात को दूर कर सकते हैं आईएमएफ के प्लान में। ये बताएं सलमान साहब आखिर में कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को 2024 में कहाँ देखते हैं? नहीं, इंशाल्लाह देखें अकॉर्डिंग टू दी ये सारी चीज़ें होंगी, करना पड़ेंगी। देखें जैसे ज़फ़र भाई ने अभी कहा है कि एडवेंचर का गुंजाइश नहीं है, तो वो सोच समझ कर ही जो भी आएगा उसे करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का ताल्लुक़ है, अगर ट्रेजरी बिल पे मुसलसल यील्ड घट रही है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पे यील्ड घटी है, ये इसके तो अभी साथ भी साथ घट रही काइबोर, थी, इस इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी में भी घट रही थी। यस, काइबोर पे 3 से 4% इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट घटने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। फूड इन्फ्लेशन से हम मार खाते हैं, वो सप्लाई अगर बेहतर की जाए तो उसको भी कंट्रोल करा जा सकता है। कैपिटलाइजेशन को कहाँ देखते हैं आप? अगर मार्केट बढ़ेगी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह जो है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, आई थिंक सिर्फ ये अगर डिविडेंड पेइंग स्कीम अगर अप्रूव हो जाती है तो अबव 70,000 में स्टॉक का इंडेक्स भी देखता हूँ और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंशाल्लाह यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया सलमान नकवी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शरियार भट्ट, ज़फ़र मोती, आप तीनों हज़रात अपना कीमती वक्त दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो सकती है स्टॉक मार्केट की अगर गर्दिशी कर्ज़ों को रोकने के हवाले से जो स्कीम दी गई है उबूरी हुकूमत की जानिब से आईएमएफ को, वो अप्रूव हो जाती है। बहरहाल साल 2024 इंतहाई मुश्किल तरीन साल, इसमें कोई दो राय नहीं। गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा होगा आइंदा आने वाले दिनों में और ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इससे निमटने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना ले, लेकिन बनाए ज़रूर। आईएमएफ के प्लान में रहते हुए अगर हुकूमत इनिशिएटिव खुद साख्ता तौर पर लेगी तो यकीनन हम आगे जाके अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। साल 2024 बेहतर हो, हमारी यही दुआ है, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा नामसाइल हैं। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।